नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। आप सभी का इस नए चैनल में स्वागत है। अ, बात शुरू करने से पहले अपना एक छोटा संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। मैंने हैदराबाद ट्रिपल आईटी से पीएचडी करी और मेरी पीएचडी का विषय था भारत की ग्राम व्यवस्था, जिसको हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं एकेडमिक भाषा में। इसका क्या स्वरूप है? अ, भारत का गांव, भारत की ग्रामीण व्यवस्था मेरे लिए बचपन से ही रुचि का विषय रहा है। मेरे अपने पूर्वज गांव से आते हैं। हम किसान परिवार से थे, मेरे पूर्वज खेती करते थे। और मैं शायद स्कूल में रहा होऊंगा तब जब सिविक्स के लेसन में भारत के संविधान की बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हुई, तो ये पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन की पहली पंक्ति है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ टेरिटरीज। तो सवाल आया कि इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या हुआ। ये अलग बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शायद उसके बाद भारत शब्द का जिक्र नहीं आता है कहीं, वही एकमात्र जिक्र है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को डिफाइन कर रहा है, वो इंडिया जो कि भारत है। अब ये भारत क्या चीज़ है, ये एक विचारणीय मुद्दा है मेरे लिए भी, हम सभी के लिए भी। हाँ, इसी रुचि को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगा भारत के गाँव को समझना चाहिए, क्योंकि भारत तो गांव में ही बसता है, ऐसा बहुत बार सुना था। तो ग्रामीण व्यवस्था को समझना चाहिए, जिसके चलते एक पीएचडी भी हो गई। हम जैसे लोग जो पीएचडी करते हैं तो हमको एक लाभ मिलता है कि हमको घूमने का बहुत मौका मिलता है। और जब हम घूमते हैं तो हमको फिर बड़े अच्छे लोग मिलते हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग मिलते हैं, जिनकी दृष्टियाँ, ऐसी दृष्टि होती है अपने समाज को देखने की जिसके बारे में हम शहर के पढ़े लिखे लोग अनभिज्ञ थे। तो ऐसे लोगों से मिला, उनकी दृष्टि देखी, उनकी दृष्टि को समझने के लिए उनके द्वारा कही गई कहानियां सुनी, उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस थे वो सुने। और उससे एक भारत की एक चित्र उभरना शुरू हुआ। ऐसे में एक छोटी सी जगह है आदिलाबाद, तेलंगाना में है, ट्राइबल एरिया है। वहाँ मेरी मुलाकात सबसे पहले स्नेहा से हुई, जो कि अहमदाबाद की रहने वाली थी। और वो कच्छ से दो नहीं तीन सज्जन के साथ आई थी। ये जत लोग हैं। इस एक का नाम था इस्माइल भाई जत, बुजुर्ग आदमी थे। ये जत समाज के लोग हैं, जो कि बांसुरी बजाते हैं। इनसे जब बात हुई तो इनको तो पता चला कि ये लोग हाल फिलहाल ही बांसुरी बजाना शुरू किया है स्टेज पर जाकर, लोगों के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। इसको ये निकृष्ट मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। और उनके शब्दों में उनका पारंपरिक काम था, जब गाय चरने जाती थी उनके लिए बांसुरी बजाना, ताकि गाय के चरने में गाय को मजा आए। और चरते चरते डायरेक्शन भी ये लोग देते थे कि किस तरफ जाना है चरने के लिए। तो इस समाज की अपनी सेल्फ इमेज ये थी कि हम तो गाय के लिए बांसुरी बजाते थे, जैसे कृष्ण बजाया करते थे गाय के लिए बांसुरी। और अब हमारा पतन हो गया है, अब हम लोग स्टेज पर आकर आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। ये उस समाज की सेल्फ इमेज थी। ऐसा इस्माइल भाई जथ ने मुझे बताया। वहाँ पे मेरा मुलाकात मुलाकात स्नेहा से हुई। स्नेहा जो कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करी थी उन्होंने, और फिर वो अपनी रुचि के लिए अहमदाबाद के गांव के पास एक गांव में स्कूल में पढ़ाना जाया करती थी। वहीं पे उनकी मुलाकात आशुतोष भाई से हुई। आशुतोष भाई से मैं फिर एक साल बाद मिला, आदिलाबाद में मिला। और मुझे पता चला दोनों, आशुतोष और स्नेहा, आशुतोष भाई आईआईटी मद्रास से थर्मल इंजीनियरिंग करके निकले थे, मास्टर्स। और स्नेहा आर्किटेक्चर खत्म करके अहमदाबाद से निकली थी। दोनों ने ही सोचा कि हम गांव में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे। अ, शायद उनकी भी मंशा ये रही कि हम गांव को समझेंगे। और इसी प्रयास में फिर उनको लगा कि हमको अपने आप को केवल एक गांव में नहीं पढ़ाना है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को घूम के अलग अलग गांवों को देखना है। और वो फिर हिंदुस्तान उन्होंने घूमना शुरू किया, हिमाचल से लेके तमिलनाडु के गांव घूमे। ऐसी एक मुलाकात हमारी आदिलाबाद में हुई, आंध्र प्रदेश में। तो मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ
आशुतोष और स्नेहा से। अब दोनों ही विवाहित हैं, उनका एक बेटा हुआ है कुछ महीने पहले, और अहमदाबाद में रहते हैं। और उनके पास एक पोटली है कहानियों की, साधारण भारत के कहानियों की, यहाँ के साधारण लोगों की कहानियों की, जो कि यहाँ के आम आदमी की दृष्टि को बताती हैं। ऐसे में इनको सुनना चाहिए। और मुझे यकीन है जब हम इनकी कहानियां सुनेंगे, हमको अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस याद आएंगे, और वो कहानियां जो हम शायद भूल गए, हमने तवज्जो नहीं दी, वो कहानियां दोबारा हमको याद आएंगी जब हम इनकी कहानियां सुनेंगे। खैर, अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ और आपका परिचय कराता हूँ आशुतोष भाई से और स्नेहा से। नमस्कार हर्ष भाई, सबसे पहले तो परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मुलाकात मेरे ख्याल से 3-4 एक साल पहले हुई थी, और तब से हमने भी कई सारी कहानियों का आदान प्रदान किया एक दूसरे के साथ। खैर, मुद्दे के ऊपर आया जाए तो बचपन से ही ये सुनने में आता था कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो ये बातें जो कही जाती है, एक पॉपुलर टोन में कही जाती है कि कितने बजे मिलना है, 12 बजे, अच्छा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के 12 बजे मिलना है, मतलब जैसे 12 की जगह 2 हो जाए तो उसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। ये जो पॉपुलर नोशंस चारों तरफ है भारत को लेकर के, या तो कहा जा सकता है कि बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये नोशंस के साथ हम बड़े कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। और लगा कि नहीं, भारत ये तो नहीं है, इतनी तो गई गुजरी हमारी आत्मछवि नहीं हो सकती। तो कैसे उस भारत को देखा जाए, कैसे उसे समझा जाए। तो यही खोज कहीं ना कहीं हमें ले गई गांव की तरफ, यही खोज कहीं ना कहीं हमें ले गई दूर सुदूर के जंगलों की तरफ या पहाड़ियों की तरफ, रेगिस्तान की तरफ। वहां पर जाते हुए, वहां पर घूमते हुए कुछ एक ऐसे भारत की छवि मिली जो हमारे ये स्टीरियोटाइप्स को रीडिफाइन करने के लिए हमें मजबूर करती है। और कहीं ना कहीं ये जो ताने कसे जाते हैं, जो तंज कसे जाते हैं, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं जब हम उस भारत की छवि को देखते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से हमने एक एक महीने की 5-6 जितनी ट्रिप्स की होगी। 2013 से लेकर हमने पहली हमारी ट्रिप जो थी वो 2013 में थी। जैसे शादी के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं, वैसे हमने शादी के बाद हमारी भारत भ्रमण की शुरुआत की। तो हमने 1 महीने का पूरा प्लान बनाया था। तो तकरीबन 13 स्टेट हमने उस टाइम पे कवर किए थे एक रन में। तो वो जर्नी से हमारी पूरी यात्रा शुरू हुई। मतलब वैसे काफी एक तरह से रोमांचक भी था, काफी एडवेंचरस भी था। चंबल की घाटियों में कहीं हमारी गाड़ी का टायर फट गया था, शाम के 7 बजे का समय था, अंधेरा भी था, बगल में बोर्ड लगा हुआ था डाकुओं से सावधान, और हम लोग टायर बदल भी रहे थे, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, डंडा लेके बैठ जाते थे बाहर। तो ऐसी ऐसी खूब सारी स्मृतियां रही और खूब सारे किस्से भी रहे, लेकिन फिर भी हम आपके सामने सुरक्षित बैठे हैं आज। तो यही कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाता है कि डाकुओं से सावधान को इतना गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है जितना दिखाया जाता है। बचपन में एक कहानी सुना करता था मैं अपने पिताजी से। वो जब अपने शुरू शुरू के जॉब में कहीं पे थे, तो उनका कहना था कि वहां पर कोई एक कर्मचारी का काम था सभी लोगों को पानी देना। तो वो एक बूढ़े चाचा वो काम किया करते थे और वो बार बार छुट्टी लगाते थे। तो एक बार पूछा मेरे पिताजी ने उनसे कि आप क्यों बार बार छुट्टी लेते हो? तो बोले कि साहब देखिए, मेरी तो एक छुट्टी कटेगी, मैं तो परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं जिस दिन नहीं आऊंगा उस दिन ऑफिस वाले दूसरे एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उसको रोज के पैसे देते हैं, जितने भी देते होंगे उस समय। तो ईश्वर ने जैसे मुझे दिया है वैसे उसे भी तो पेट दिया है, मेरी तो बस एक छुट्टी कटेगी, उसके बच्चों के पेट में एक निवाला तो जाएगा। तो अब इस विचार को क्या कहेंगे, ये तो बड़ा उच्च विचार हुआ, इतनी गहराई से तो कौन सोचता है। और ये हमारे यहाँ के बड़े साधारण से लोग, अब कहीं ना कहीं साधारण को लोग इक्वेट करने लगते हैं कि जो नहीं पढ़ा लिखा है या जो गांव गांव का है, देहाती है, ऐसा भी नहीं है, साधारणपना हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसे साधारण लोगों की कई सारी कहानियां एक तो थी एक तरफ, दूसरी तरफ जो हमने अभी भी बात की कि जो स्टीरियोटाइप्स, वो 100 में से 80 बेईमान वाली जो बातें थी, तो कहीं ना कहीं ये सबके बीच में कुछ एक खोजने की इच्छा थी, कुछ तलाश शुरू होनी थी। और हम लोग निकले तो थे शिक्षा को समझने के लिए देश भर में घूमते हुए, और
कोने कोने के गांव में सब जगह जाकर के एक एक बुजुर्ग व्यक्ति से हम लोग मिले थे जो शायद 90 साल के आसपास के थे। पैर भी कटा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। हमने बोला कि आपके घर में तो सब कुछ है, आप क्यों आराम नहीं करते? तो बोले बेटा जिंदा हूं तो काम तो करूंगा। अब हम एक तरफ रिटायरमेंट की बातें चलती है, एक तरफ बड़ी बड़ी कर्मयोग की फिलोसॉफीज चलती है, और ये एक वाक्य में बता देते हैं लोग कि जिंदा हूं तो काम तो करूंगा। तो इतनी सहजता से, इतने कम शब्दों में, इतने सटीक रूप से लोग कई बार इतने गहरे तत्व ज्ञान को बता जाते हैं कि फिर मन करता है कि उसी परिवेश में रहा जाए, उसी परिवेश में घूमा जाए, और कहीं ना कहीं उन सब बातों को आत्मसात किया जाए, और उसके लिए खैर अनलर्निंग भी काफी किया जाए। और लेकिन सभी लोग तो इतने भाग्यशाली होते नहीं कि इतना प्रवास कर पाते हैं, इतनी यात्रा कर पाते हैं। तो एक बृहद समाज को ये सब चीजों से परिचित करवाने के लिए क्या हो सकता है? तो फिर हमें लगा कि कुछ कहानियां सुनानी चाहिए, क्योंकि लंबी लंबी बातें पढ़ने में कभी कभी किसी को हेजिटेशन होता है, कुछ होता है, लेकिन कहानियां सुनना तो सबको पसंद है। तो फिर कुछ कहानियां सबको बताई जाए, ये हमने सोचा। और उसके ऊपर से ख्याल आया कि भारत के बारे में तो खूब बातें होती है, जैसे आपने बताया कि इंडिया दैट इज भारत, वहां से संविधान की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया दैट इज भारत, लेकिन कैसा भारत? तो एक भारत ऐसा भी के नाम से ये श्रेणी, ये श्रृंखला, ये सीरीज शुरू करने के बारे में हमने सोचा, जिसमें कुछ कहानियां हम सबके सामने लेकर आएंगे। कुछ कहानियों का जिक्र अभी हमने किया भी, तो ऐसी कहानियां आप सबके सामने रखेंगे, और भारत के इन गुणों को भी हम देखें। और ये कोई आर्मचेयर फिलोसॉफी की बात नहीं है, या कोई कॉफी टेबल डिबेट्स में कहने के मुद्दों को जुटाने की बात भी नहीं है। कहीं ना कहीं बात यह है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं। जब हम कहते हैं कि 100 में से 80 बेईमान, तो हम अपने आप को भी बेईमान की के कटघरे में रख देते हैं। तो क्या हम अपने आप को बेईमान के कटघरे में रखना चाहते हैं, या हमारी कोई अलग सी छवि है? अभी अभी कल ही हमारे यहाँ एक लकड़ी के कारीगर आए थे, उत्तर प्रदेश के थे। हमने पूछा कि आप यादव हो, ठाकुर हो, कौन हो? तो बोले मैं निषाद हूँ। अब निषाद को वैसे तो वनवासी कहा जाता है, लेकिन वो आज भी रिलेट करते हैं कि हमारे जो राजा थे नूह, उन्होंने रामायण में श्री राम की कितनी सहायता की थी। तो आज चाहे उनको आप किसी भी सामाजिक जातियों के कैटेगरी में डाल दो, आप आज चाहे उन्हें कुछ भी कहो, वे तो अपने आप को श्री राम का सहायक मानते हैं, वो अपने आप को बड़ी ऊंची चीज मानते हैं। तो हम भी अपने आप को क्या मानते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कहीं ना कहीं ये पहचान इन्हीं किस्सों से, इन्हीं कहानियों से जुड़ सकती है। तो उसी के माध्यम से हमें लगा कि यदि हमारी स्व छवि, हमारी आत्म छवि धूमिल नहीं होगी, यदि वो सामर्थ्यशाली होगी, तो कहीं ना कहीं आज के सामर्थ्य का बीज उसी आत्म छवि के अंदर छुपा हुआ है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ कहानियां सबके सामने रखने के बारे में मन किया। देखिए, मैं तो इस काम को बहुत महत्वपूर्ण काम मानता हूँ जो आप करने की चेष्टा कर रहे हैं। एक बार एक दोस्त से मैंने पूछा कि इस जमाने में क्या काम करने लायक काम है। उस दोस्त की बहुत इज्जत करता हूँ मैं मानता हूँ वो जब कुछ कहता है तो उसको मैं ध्यान से सुनता हूँ। तो उसने कहा कि रामायण में लिखा है कि जब समय बुरा चल रहा हो तो समाज में अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए, अच्छे लोगों की अच्छी कहानियां अच्छे लोगों को सुनानी चाहिए। इस काम को मैं बहुत महत्वपूर्ण काम मानता हूँ। और अगर आप देखें आज जो हो रहा है, चाहे हम न्यूज़ मीडिया को देखें या हमारी फिल्मों को देखें, ये सब घटिया से घटिया कहानी रोज शाम को 9 बजे प्रसारित करती है। और इन घटिया कहानियों का विश्लेषण करके एक हमारे समाज की एक सेल्फ इमेज तैयार हो जाती है। और उसमें यही है 100 में से 80 महान, लेकिन फिर भी मेरा भारत महान। हम बेईमान लोग हैं, हम बारबरिक लोग हैं, हम सुपरस्टिशियस लोग हैं, आलसी है। हम आलसी हैं। अगर पुलिस हट जाए तो हम लोग मार डालेंगे एक दूसरे को, हम अत्याचार कर पालेंगे। वो तो किस तरह पुलिस ने संभाल रखा है हमारा समाज। ये जो आत्म छवि हमारी बन गई है, वो इसलिए बनी है क्योंकि रोज शाम को 9 बजे एक घटिया कहानी, घटिया से घटिया कहानी का कंपटीशन होता है, उसका एनालिसिस होता है। इसलिए आप जो ये काम कर रहे हैं, एक अच्छी कहानी सुनाना, आम भारत की कहानी, अच्छी कहानी, मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण काम मानता हूँ। और मेरी आपको इस मामले में धन्यवाद है कि आपने इनिशिएटिव लिया, और मेरी पूरी शुभेच्छा है कि आपका ये प्रयास सफल हो। इसमें हर्ष भाई एक और बात भी ये जुड़ती है कि सबके सामने ये कहानियों को रखने का एक और भी उद्देश्य है। हम जब ऐसे ही अनौपचारिक रूप से अपने मित्रों से बात करते थे,
तो कभी हम बताते कि हमने गुजरात में ये होते देखा है, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत से कहता है कि अरे नहीं, हमने पंजाब में भी इसको होते हुए देखा है, या कोई कहता है हमने इसको कर्नाटक में भी होते हुए देखा है, कोई कहता है इसको हमने बंगाल में भी होते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आया कि जिन किस्सों को हम इक्का दुक्का अपवाद मान लेते थे, कहीं ना कहीं वो इक्का दुक्का अपवाद ना होकर के इस हर देश की जगह। परंपरा के भीतर है। और लेकिन बात यह है कि वो शायद छिपा हुआ है, वो इतने स्पष्ट रूप से आज वर्तमान परिदृश्य में उजागर नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे किस्से, ऐसे कहानियां देश भर में है। तो जैसे वो कहा जाता है ना कि ये तो बस एक चिंगारी का काम है, ये चिंगारी यदि सुलग गई तो फिर ऐसे कहानियों की तो होड़ लग सकती है, उनकी तो बाढ़ आ सकती है। और वही होना चाहिए एक तरह से कि हम ये भी तो देखें कि वो प्राइम टाइम में जो चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता है, एक दूसरे को घटिया भाषा में गाली गलौज से संबोधित किया जाता है, उससे हट करके हम देखें तो सही कि भारत कैसा है। तो एक भारत ऐसा भी इसीलिए सबके सामने प्रस्तुत करने का हमें मन किया। तो इसमें दूसरा ये भी है कि जैसे हम जिस चाचा की बात कर रहे थे जो बांस का काम कर रहे थे, जो जिनका हाथ भी कांप रहा था और 85 साल की लगभग उम्र होगी उनकी। अभी वही काका जो है, वो चाचा जो है, वो हर साल होली के त्योहार में वहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है हर एक गांव में। तो उस मेले में उन चाचा का जो काम है वो ये है कि भेरी करके एक वाद्य होता है जो बड़ी लंबी लौकी से बनता है, और वो लौकी से भेरी बनाने का काम उनका है। अभी उस उम्र में भी उन चाचा को ये कर्तव्य भान है कि हर साल वो भेरी बनाए और गांव के सारे बच्चों को उस भेरी के तान पे नचाए। मतलब इस उम्र में भी वो ये सोचते हैं कि इस साल भी भेरी बनेगी और इस साल भी सारे बच्चे उस स्थान पे नाचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं परंपरा को बहने वाली बात है कि हर साल ऐसा होता ही रहे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 साल या 5 साल के बाद वो चाचा हो या ना हो, लेकिन भेरी बनती रहेगी और बच्चे वहां पे तान पे नाचेंगे भी सही। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही परंपराओं को दोहराने वाली बात है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम क्या करें, हमें भी यही करना चाहिए कि जो हमने देखा है उसको दोहरा रहे। तो एक भारत ऐसा भी को शुरू करने का पहला जो विचार आया था वो यही था कि जो हमने देखा है उसको हम सबके सामने रखें, बस। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि आपकी बात से मुझे लग रहा है कि ये जो शब्द है रिटायरमेंट, अब हम रिटायर हो गए हैं, ये एक सरकारी शब्द है। हाँ, आम बिल्कुल, आम भारतीय तो कभी रिटायर ही नहीं होता है, वो तो मतलब अपनी जिम्मेदारी निभाता चला जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने सुना आशुतोष भाई आप कविता भी लिखते हैं और आपने कुछ कविता लिखी है इस चैनल की शुरुआत करने में, बताइए हमको। अब उसे हाँ, कविता कहा जाए या तुकबंदी कहा जाए, जो भी कहा जाए वो तो दर्शकों के ऊपर है। लेकिन कुछ पंक्तियां जरूर लिखने का मन किया था ये पूरी गाथा को लेकर के। तो बात कुछ ऐसी है कि घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया। हमारे यहाँ नदी के घाट को ज्ञान साधना का बड़ा केंद्र माना जाता है, गांव की डगर को तो माना ही जाता है। और भारत गांव में बसता है, लेकिन भारत में नगर की नगरीय परंपरा भी काफी पुरानी रही। तो नगरियों में भी, हाँ, नगर और शहर के बीच में एक बड़ा अंतर है जिसके बारे में कभी हम बात करेंगे, लेकिन नगरीय सभ्यता भी रही है। तो घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता। आज भी हम जब कहीं पुरानी बस्ती में जाकर देखें तो चौपाल में जब लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं तो लगता है कि ज्ञान की सरिता तो वहीं से बहती है। खैर, मजाक में तो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसीज भी वहीं से डिस्कस होके आती है, और मैच के बारे में, क्रिकेट के बारे में भी वहीं से बात होती है। ये तो आजकल की बातें हैं, लेकिन कभी किसी समय में वहां पर गूढ़ ज्ञान की बातें होती थी। आज भी गांव की कई सारी चौपालों में हम देखते हैं कि वहां पर आज भी शास्त्रार्थ भी होता है। आज भी चर्चा होती है कि रामायण में भरत ने ये क्यों किया था, महाभारत में दुर्योधन ने ये क्यों किया था, शकुनी ने ये क्यों किया था। ये चर्चाएं हमें आज भी दिखती है, जो एक हर्ष भाई का प्रिय विषय है कि धर्म एवं धर्म संकट के ऊपर चर्चा होती रहनी चाहिए। तो ये चर्चाएं चौपालों में होती आज भी दिखती है गांव में कई सारी जगह पर, या पुरान नगरों की पुरानी बस्ती में। तो चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा। योग और ध्यान को हम जिस तरह से समझने लगे हैं,
हमारे समाज ने इसको इतना सरल कर दिया था कि एक कुम्हार के लिए अपना घड़ा बनाना ही ध्यान हो जाता था, एक बुनकर के लिए कपड़ा बनाना ही ध्यान हो जाता था, किसान के लिए कृषि ही ध्यान हो जाती थी। तो ध्यान करने के लिए अलग से बैठना, ध्यान मुद्रा में बैठ करके, पद्मासन में बैठ के आंखें वो बंद नहीं करना आवश्यक नहीं होता था। खैर वो भी कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन नित्य काम जो है उसी को ध्यान के कक्षा में लाकर रख दिया जाता था। योग कर्मसु कौशलम ऐसे ही तो नहीं कहा गया था। तो चौपालों की ज्ञान सरिता नित्य काम ही ध्यान सरीखा, शास्त्र ज्ञान को साधित करके, शास्त्रों को ज्ञान का स्रोत बताया गया है, शास्त्र ज्ञान को साधित करके लोक में सम्मिलित करके, शास्त्र यदि सभी ना पढ़ पाए तो भी लोक ज्ञान की परंपरा इतनी मजबूत हो कि उसका सरलीकरण हो, उसका सामान्यीकरण हो, और जिसे गूढ़ ज्ञान कहा जाता है वो भी सबके लिए सुलभ हो, सबके लिए उपलब्ध हो। तो ये कहीं ना कहीं भारत की परंपरा में देखा गया है। तो शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, परंपरा परंपरा प्रवाहित करके, इसको परंपरा के भीतर प्रवाहित करने की बात थी। और लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी। हमारे यहाँ जो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, तेन तिक्तेन भुंजिथा माँ गृह कस्य धनम, तो तेन तिक्तेन भुंजिथा को समझने की बड़ी आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ आरती में भी कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जैसे शुरू में बताया हर्ष भाई ने कि आदिलाबाद में हमारी मुलाकात हुई थी सबसे पहले, वहां पर गुरुजी रविंद्र शर्मा जी रहते थे, उनके कलाश्रम में हमारी मुलाकात हुई। तो वो अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मैं और मेरा, इस भाव को नष्ट करना। आज की शिक्षा तो मैं और मेरा को प्रस्तावित करने का प्रयास कर रही। तो हमारी परंपरा में कहीं ना कहीं मेरा जो है उसको विलय कर देने की बात थी। तो तेरा तुझको अर्पण भी वही बात है, तेन तिक्तेन भुंजिथा भी वही बात है, और ये आज भी हमें देश के साधारण में देखने को मिलता है। तो शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, परंपरा प्रवाहित करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी। फिर आखिरी पंक्ति में ये बात आती है कि हम किसके लिए निकले थे, तो भार लेकर बिंदु ज्ञान का। एक बिंदु के बराबर कुछ ज्ञान था, लेकिन उसका भी हमारे ऊपर भार था कि नहीं मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ जानती हूँ। लेकिन जब हम देश को देखने के लिए निकले, जब हमने गांवों को देखा, तो पता चला कि हमने तो दर्शन पाया सिंधु स्नान का। जो बिंदु का भी इतना भार लग रहा था, देखा कि यहाँ तो सिंधु पूरा भरा पड़ा है ज्ञान का, और उस सिंधु में लोग गोता भी लगाते हैं बड़ी सहजता से। तो ज्ञान की विशालता, ज्ञान की विपुलता, ज्ञान की सुंदरता और ज्ञान की सहजता, ये सभी एक साथ में देखने को मिला। तो भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का। और बस इसी तरह से फिर ये भारत का दर्शन हुआ, और ये कथाएं अभी सबके सामने प्रस्तुत करने का एक मन कर रहा है। आशा है कि सभी मित्र, सभी साथी, सभी दर्शक इन कथाओं को सुनेंगे, उससे आनंदित होंगे। और ये भी आशा है कि ऐसी कहानियां वे हमें सुनाते भी रहेंगे, हमें बताते भी रहेंगे। और प्रयास है कि ये एक ऐसी परंपरा शुरू हो जिसके भीतर हम भारत की अनसुनी, अनकही कहानियों को सबके सामने रखें, और उसी से प्रेरित होकर इन्हीं बातों को कहीं ना कहीं आत्मसात करके, अपनी आत्म छवि को खोज करके उसी के अनुसार अपने वर्तमान को ढालने का प्रयास करें। तो बस इसी आशा के साथ हम अपनी बात को यहाँ पर अल्प विराम देना चाहते हैं। और बहुत जल्दी एक भारत ऐसा भी की श्रृंखला आपके सामने आएगी, जिसमें कहानियां होंगी, किस्से होंगे। कोशिश करेंगे कभी कभी फोटोज, वीडियोज भी यहाँ पर सबके सामने रखे जा सके। जी तो जी, बस इसी के ये साथ बात समाप्त करने से पहले मुझे लगता है एक बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, पंडित नेहरू ने कहा था कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान मुल्क है, और हमारी एक आत्म छवि बनी ऐसी कि हम एक अग्रेरियन सोसाइटी है। हम जब घूमने लगे तो हमको लगा नहीं, कृषि प्रधान नहीं रहा है हिंदुस्तान, तो उद्योग प्रधान मुल्क रहा है। यहाँ पे कृषि नहीं, यहाँ पे तो उद्योग होते थे अच्छे। जैसे कि आप तो सब जानते ही हैं कि करीब 1/4 या 1/3 दुनिया का जीडीपी हिंदुस्तान से आता था, औद्योगिक जीडीपी। मैं आपके सामने ये प्रपोजल रखना चाहूंगा, आप जो प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा दृष्टि परिवर्तन का प्रयास है ये। मेरे विचार में हिंदुस्तान एक कथा सेंट्रिक मुल्क है, एक स्टोरी सेंट्रिक सिविलाइजेशन है। और हिंदुस्तान भी और पुराना यूनान भी, ग्रीस भी, ये स्टोरी सेंट्रिक सिविलाइजेशन रही है। प्रोफेसर मकरंद परांजपे
जो आजकल शिमला में है, उन्होंने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है। हिंदुस्तान एक कथा सरित सागर है, एक सागर है कथाओं का। और ये सेल्फ इमेज जो है हिंदुस्तान की, इस पे हमको सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। और आपका इस प्रयास को मैं इसी दृष्टि से देख रहा हूँ। मेरा आपको बहुत शुभकामना है, धन्यवाद है कि आपने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, और आपको आगे सफलता मिले, ये मेरी आपकी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे ओरिजिनल कथा सरित सागर भी अपने आप में एक बड़ी सुंदर कथा है, सोमदेव, कवि सोमदेव के द्वारा रचित। तो उसके बारे में भी कभी बात करेंगे, और कथाओं की सरिता को अब बहने देते हैं और मिलते रहेंगे बड़े नियमित रूप से। सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।